इस वीडियो में एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 36 से लेकर 74 इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इसे ऑर्डर 21 के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पावर्स क्या हैं ये जानेंगे। दूसरा पार्ट आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और फोर्थ पार्ट में सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री। कोर्ट ने एक बार डिक्री पास कर दी तो फिर उसको एनफोर्स भी कराना कोर्ट की ही जिम्मेदारी होती है। बट इसमें पहले जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट के पास, तभी कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगी। ठीक है, तो आइए पहला सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 36। सेक्शन 36 यही बात करता है कि जो भी डिक्री होल्डर होगा वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन की। तभी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगी। इस सेक्शन के साथ पढ़ते हैं हम ऑर्डर 21 का रूल 10। वो भी एप्लीकेशन की ही बात करता है। देखो जितने भी मैं आपको रूल बताऊंगा ना, इसमें हम बीच बीच में सेक्शन के साथ साथ रूल पढ़ेंगे जो भी रिलेटेड रूल्स होंगे। और सारे रूल्स हम कवर नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में क्योंकि 106 रूल हैं। तो जो जो मेन रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए सिर्फ मैं वो रूल कवर करूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सेक्शन हम पढ़ते रहेंगे उनके हिसाब से जो जो रिलेटेड रूल आते रहेंगे वो मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। और जो भी मैं आपको सेक्शंस में बताऊँगा जनरली रूल्स में भी सेम बात ही लिखी होती है। आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊँगा ही, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप रूल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 21 का जो रूल 10 है वो भी एप्लीकेशन की ही बात करता है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन दोगे तभी एग्जीक्यूशन कोर्ट कराएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन 38। 37 को समझने से पहले हमें 38 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 38 बात करता है कि कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगी डिक्री को। तो 38 कहता है कि वो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी हो या फिर वो कोर्ट जिसको ट्रांसफर करी गई है डिक्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो कोर्ट पिक्चर में आ रहे हैं। पहला, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है या तो वो एग्जीक्यूट करा सकती है या फिर जिसको उस कोर्ट ने डिक्री ट्रांसफर करी है। इसका मतलब ये है कि मान लो जो डिफेंडेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है दिल्ली में और जो केस डिसाइड हुआ है वो हुआ है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद की कोर्ट तो जो दिल्ली में उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच नहीं कर सकती। तो जो गाजियाबाद की कोर्ट है वो यहां से डिक्री ट्रांसफर कर देगी दिल्ली के कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती होगी। वो कोर्ट फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा डिक्री को। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 37 की। अभी हमने ऊपर 38 में देखा कि कौन कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकती हैं। तो एग्जीक्यूट दो ही कोर्ट करा सकती हैं, या तो जिसने डिक्री पास करी हो या फिर जिसको ट्रांसफर हुई है। तो 37 उस कोर्ट की डेफिनेशन की बात करता है कि किसको मानेंगे कि किसने ये डिक्री पास करी है, तभी तो वो एग्जीक्यूट करा पाएगी। तो इसमें पहला तो आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। इसका मतलब होता है कि जहां पे प्लेंट एडमिट हुआ था पहले या फिर जिसने डिक्री पास करी हो उसको बोलेंगे हम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। तो ये कोर्ट भी एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है, इसके बाद है एपिलेट कोर्ट। मतलब कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिक्री पास कर दी, अब वो चली गई अपील में। अपील में जाने के बाद जो एपिलेट कोर्ट ने डिक्री पास करी है तो वो भी एग्जीक्यूट करा सकता है।
ये वापस से कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को भेज देगा डिक्री जो इसने पास करी है एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से देखना, वरना जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे बेयर एक्ट से स्पेशली तो आपके घोड़े खुल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इस पॉइंट को, तो एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है थर्ड पॉइंट इसका, ये बेयर एक्ट में आपको बी पॉइंट मिलेगा 37 का बी, जो मैं अब आपको यहाँ थर्ड में बता रहा हूँ। जो ए पॉइंट था वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और एक एपलेट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट, मतलब कि अपील में अगर मैटर गया तो। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बी। तो बी ये कह रहा है कि मान लो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था, जब उसने मैटर डिसाइड कर दिया उसके बाद या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता फिर, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस कोर्ट को ख़त्म कर दिया वहाँ से। ठीक है, या फिर उसकी जूरिसडिक्शन छीन ली, मतलब उसकी जूरिसडिक्शन से वो एरिया पर्टिकुलर हटा दिया। ये कब की बात हो रही है? ये जब की बात हो रही है जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिसीजन दे दिया, मतलब एक डिक्री पास कर दी है। ठीक है, उसके बाद मान लो अपील वपील में गया मैटर और फिर वहां से आ रहा है मैटर अगर डिसाइड होके, तो उस कोर्ट के पास अब जुरिसडिक्शन ही नहीं बची, या फिर वो कोर्ट ही खत्म कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट ही हटा दिया वहां से। तो सिर्फ इस बात पे उसकी जूरिसडिक्शन नहीं चली जाएगी एग्जीक्यूट कराने की कि वो एरिया उस कोर्ट की जूरिसडिक्शन से ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक्स कोर्ट है, इसकी जूरिसडिक्शन में दो एरिया आते हैं, एक आता है गाजियाबाद, एक आता है नोएडा। ठीक है, अब कोई मैटर नोएडा की कोर्ट ने डिसाइड किया और डिक्री पास कर दी। डिक्री होने के बाद अब ये चला गया अपील में, अब एपेलेट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया मैटर, अब वापस से कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में भेजेगी डिक्री एपेलेट कोर्ट के एग्जीक्यूट कराओ भाई इसको। अब जब ये डिक्री लेकर आया तो पता चला कि ये जो नोएडा था ये अब एक्स कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, अब नोएडा का एरिया ट्रांसफर हो गया वाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई कोर्ट भी एग्जीक्यूट करा सकता है डिक्री को और एक्स कोर्ट भी करा सकता है। सिर्फ इस बेस पे उसकी जुरिसडिक्शन खत्म नहीं हो जाएगी वाई कोर्ट की कि ये तो ट्रांसफर होके आया एरिया, क्योंकि एक्स कोर्ट ने डिसाइड किया था नोएडा का केस। अब जो नोएडा है वो दूसरी कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, तो वाई कोर्ट को भी पावर है कि वो एग्जीक्यूट करा दे, बट शर्त ये है कि प्रॉपरली ट्रांसफर हो गया हो, तभी, मतलब उसे प्रॉपर जुरिसडिक्शन है। ऐसा नहीं है अभी सिर्फ मुंह से बोल दिया और ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है, काम तो अभी भी नोएडा के एक्स कोर्ट में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बी पॉइंट का कि दोनों कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर डिफेंडेंट, जिसको हम इसमें वैसे जजमेंट डेटर बोलते हैं, अब यहाँ पे जजमेंट डेटर ही चलेगा पूरे एग्जीक्यूशन में, तो आप समझ जाना जब भी मैं जजमेंट डेटर बोलूँ तो उसका मतलब डिफेंडेंट से है, या डिफेंडेंट बोलूँ तो जजमेंट डेटर से है। तो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो किसी और कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है। तो ऐसे में डिक्री को सेटिस्फाई कराने के लिए कोर्ट डिक्री को ट्रांसफर कर देगी उस कोर्ट के पास जहां पे डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, और जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में होगी उस कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी डिक्री कि भाई तुम एग्जीक्यूट करा दो इसको। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 40। ये बात कर रहा है कि आपने डिक्री दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दी, मतलब कि डिफेंडेंट किसी और स्टेट में रहता है
तो वहां की कोर्ट ही उसको एग्जीक्यूट कराएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 42। ये बात कर रहा है जो आपने डिक्री ट्रांसफर करी है उस कोर्ट की पावर के बारे में। तो सेम पावर होंगी जिस कोर्ट को ट्रांसफर की है उसके पास। ये बिल्कुल ऐसे एग्जीक्यूट कराएगी डिक्री को जैसे डिक्री इसी ने पास करी हो। ठीक है, और इसके साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 74 को। ये बात करता है अगर कोई पर्सन किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट होने में रुकावट पैदा करता है या कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करता है तो कोर्ट उसे 3 महीने के लिए सिविल प्रिजन में डाल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 44A। बात करता है रेसिप्रोकेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ने जिन जिन देशों के साथ ट्रीटी साइन कर रखी है कि आपके यहाँ की डिक्री हम एग्जीक्यूट कराएंगे और हमारे यहाँ से अगर कोई डिक्री आए तो आप एग्जीक्यूट करा देना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है उन कंट्रीज की जिनके साथ उसने ट्रीटी साइन की है। अगर वहाँ से कोई डिक्री आएगी तो हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ से कोई डिक्री जाएगी तो वो लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 46 प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है इक्विवेलेंट। पहले हम मतलब समझेंगे कि प्रीसेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो, प्रीसेप्ट का मतलब होता है मान लो गाजियाबाद की कोर्ट में कोई केस चल रहा है और डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में है। अब प्लेंटिफ को लगता है जब तक ये केस डिसाइड होगा तब तक डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे कि डिक्री सेटिस्फाई ना हो पाए। तो ऐसे में प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन लगाएगा टेम्परेरी इंजंक्शन की कि सर इस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोका जाए। तो जो गाजियाबाद की कोर्ट होगी प्रीसेप्ट इशू करेगी दिल्ली के कोर्ट को। तो उसमें यह होगा कि आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लें। ठीक है, तो जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक ये प्रॉपर्टी अटैच रहेगी, ना तो ये बिक सकती है ना ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका डिफेंडेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको बताया प्रीसेप्ट 3 तरह के होते हैं। अगर हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट को प्रीसेप्ट इशू कर रही है तो वो एक तरह से ऑर्डर माना जाएगा। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी हाई कोर्ट को प्रीसेप्ट इशू करती है तो वो एज ए रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है हाई कोर्ट से कि आप इसको अटैच कर लो प्रॉपर्टी को। और अगर दो इक्विवेलेंट कोर्ट हैं, मतलब कि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को भेज रहा है, तो वो इक्विवेलेंट प्रीसेप्ट माना जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो दिल्ली की कोर्ट होगी वो सिर्फ प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, और जो प्रीसेप्ट इशू होता है वो सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। उसकी वैलिडिटी 2 महीने के लिए होती है। अगर उससे ज्यादा का चाहिए तो आपको फिर से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी प्रीसेप्ट के लिए। ओके, इसके बाद देखेंगे सेक्शन
47 ये कहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है वो सिर्फ डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की पावर होती है उसके पास। वो ये नहीं डिसाइड कर सकती कि ये जो डिक्री मेरे पास आई है सही है या गलत डिसाइड हुई है। ठीक है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस डिक्री एग्जीक्यूट करानी है। उसको ये मतलब नहीं है कि ये डिक्री कैसे पास हुई, एविडेंस पूरे थे नहीं थे, विटनेस थे नहीं थे, उसका ये काम नहीं है। उसका बस इतना काम है कि जो डिक्री उसके पास आई है उसे एग्जीक्यूट कराए, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगी। ठीक, बट 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, वो उसके पास पावर है। उसके लिए डिक्री होल्डर फ्रेश सूट नहीं ला सकता। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो वो डिसाइड कर सकती है। तो उसमें पहला आता है एग्जीक्यूशन का। ठीक, इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराए या ना कराए, ये वो डिसाइड कर सकती है, मतलब उसकी जुरिडिक्शन में है नहीं है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्चार्ज का। इसका मतलब ये होता है, मान लो डिक्री में लिखा हुआ था कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को 5,000 रुपए दे, 5,000 रुपए उससे दिए नहीं गए डिफेंडेंट से। अब कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया, तो जब उस पे डिफेंडेंट पे पैसे आए तो उसने प्लेंटिफ को 5,000 रुपए दे दिए, जो भी डिक्री थी, मतलब डिक्री सेटिस्फाई कर दी। तो अब कोर्ट में जाके उसने बोला कि सर मैंने तो कर दी, अब मुझे डिस्चार्ज कर दो। तो ऐसे में कोर्ट उसको डिस्चार्ज करेगी या नहीं करेगी ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है। ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो वो कोर्ट डिसाइड कर सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मान लो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है, अब उसने बोला मैंने तो डिक्री जो है सेटिस्फाई कर दी, अब आप मेरे को जो है प्रॉपर्टी मेरी डिस्चार्ज कर दो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो पहले वेरीफाई करेगी, एग्जामिन करेगी, उसके बाद वो डिसाइड कर सकती है कि प्रॉपर्टी या फिर पर्सन जो भी सिविल प्रिजन में है उसको डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है, ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है। इसके बाद थर्ड आता है सेटिस्फेक्शन। मान लो केस था 1,00,000 रुपए का, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के बीच में डील हो गई कोर्ट के बाहर, और 50 लाख रुपए में दोनों मान गए कि भाई 50 लाख रुपए ले ले डिक्री होल्डर और खत्म कर। ठीक, तो अब ये अंदर आए और बोला कि सर हमारी तो डील हो गई और 50 लाख में निपटारा मतलब कर दो, डिक्री होल्डर रेडी है। तो अब कोर्ट देखेगी अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाई हैं तो उनका जो भी केस होगा उसको वो डिसाइड करने की पावर रखती है कि भाई करना है या नहीं करना है। अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती है तो जनरली कोर्ट उसको खत्म ही कर देती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने का। तो अगर ये डिस्प्यूट उठता है किसी भी केस में कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिजीज पर्सन का जिसका केस चल रहा था, तो ये बात भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो ये 4 क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है, इसके लिए आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते। ये बात ध्यान रखना, फ्रेश सूट नहीं लाओगे, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। ओके, इसके बाद सेक्शन 50 देखते हैं। सेक्शन 50 बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 50 ये कहना चाह रहा है कि मान लो जो जजमेंट डेटर था वो गया निपट। ठीक, अब जो डिक्री है उसे सेटिस्फाई कराएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका। बट इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितनी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर से मिली होगी सिर्फ उसी प्रॉपर्टी से वो डिक्री को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है
तो उससे डिक्री सेटिस्फाई नहीं करवाएगा वो। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी उसको मिली है या पैसा मिला है जजमेंट डेटर के मरने के बाद, उस प्रॉपर्टी से या उस पैसे से ही डिक्री सेटिस्फाई होगी। अगर उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उससे डिक्री सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 51, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 51 बात करता है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इसे हम रूल 30, 31, 35 और 36 के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो देखो, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो पावर होती है ना, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ के चलो कि वो डिक्री को सेटिस्फाई कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब कुछ भी करेगी, डिक्री को सेटिस्फाई कराएगी। लेकिन पावर देखते हैं। पहली पावर, वो डिलीवरी दिला सकती है प्रॉपर्टी की। दूसरा, किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब जो अटैच कर सकती है, सेल कर सकती है, और में भी तो अटैच करके सेल कर दे, फिर बिना अटैच करे भी सेल कर सकती है डायरेक्ट। ठीक है, पावर उसकी, वो जजमेंट डेटर को अरेस्ट भी कर सकती है, डिटेन भी कर सकती है। ध्यान रखना, सिविल प्रिजन में ही करेगी, इसके लिए अलग से जेल बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो सिविल प्रिजन में ही उसको रखेगी। फोर्थ पावर है कि रिसीवर अपॉइंट कर देगी, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल के लिए। और पांचवी पावर है, जो भी उसको ठीक लगेगा टू सेटिस्फाई डिक्री करेगी। ठीक है, बट इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिक्री पेमेंट के लिए है तो अरेस्ट करने से पहले जजमेंट डेटर को नोटिस देगी। उससे बोलेगी कि भाई कोर्ट में आ, हमें ये बता, हम तुझे अरेस्ट क्यों ना करें। ठीक है, अगर जजमेंट डेटर ने सफिशिएंट कॉज बता दिया, भाई मैं इस वजह से डिक्री को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो उसको टाइम भी दे सकती है। ठीक है, अगर वो फेल हो गया सफिशिएंट कॉज बताने में, तो कोर्ट फिर उसको सिविल प्रिजन में डाल देगी। ठीक है, फिर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट की जूरिसडिक्शन से भाग जाएगा, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल कर देगा। ठीक है, या फिर जिस टाइम पे डिक्री पास हुई थी उसके पास सफिशिएंट पैसे थे उस डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, बट उसने पे नहीं करा, तो ऐसे में भी उसको सिविल प्रिजन में डाल देगी। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स भी सेम ही बात करते हैं जो मैंने आपको सेक्शन में बताया है। रूल 30 यही बात करता है, अगर पेमेंट के लिए डिक्री पास हुई है और वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो या तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में डाल देगी या फिर प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी उसकी। ठीक है, इसके बाद रूल 31 कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिक्री पास हुई है, ऐसे में सीज करके अपनी कस्टडी में ले लेगी, डिलीवरी दे देगी, थर्ड उसमें सिविल प्रिजन में डाल देगी जजमेंट डेटर को, और फोर्थ वही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी अगर वो डिक्री सेटिस्फाई नहीं करता। ओके,
बात करते हैं रूल 5 की। कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी की बात है, डिक्री पास हुई है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे में कोर्ट डिलीवरी दिला देगी प्रॉपर्टी की, इसके फेवर में डिक्री पास हुई है को दिलाएगी। अगर उसने किसी बंदे को अपॉइंट कर रखा है कि भाई मेरे बिहाफ पे तू रिसीव कर लियो, उसको दिला देगी। ठीक है। और अगर कोई उस प्रॉपर्टी में पहले से ही रह रहा है, मतलब किराएदार वगैरह टेनेंट वगैरह हैं, तो उसको खाली करा देगी, भगा देगी किराएदार को, निकलो यहाँ से चलो। के बाद रूल 36 टेनेंट की बात करता है। चलो किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था केस में, उसमें टेनेंट वगैरह रह रहे हैं, ऐसे केस में कॉपी ऑफ वारंट नोटिस चिपका देगी प्रॉपर्टी के सीट पे या कहीं पे भी जहाँ पे उसे सूटेबल लगेगा, वहाँ पे चिपकवा देगी कि भाई ये प्रॉपर्टी का कोर्ट में चल रहा था और डिसाइड हो गया, अब इसे खाली कर दो। ड्रम व्रम बजाएंगे। पहले क्या होता था, क्योंकि 1908 में बना हुआ है ये, तो पहले क्या होता था, नोटिस तो चिपकाते चिपकाते थे, इसके अलावा जो है ड्रम व्रम बजा देते थे बाहर के भाई साहब खाली कर दो, प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा है और इसके फेवर में डिसाइड हो गया है, अब इसको पोजीशन दिलाना है, डिलीवरी दिलानी है। ठीक, मोटा मोटा ये। यहाँ तक जो है हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है।